अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कॉशियस स्टैंड अगेन हम कहेंगे कि वीक के 4th डे भी देखा गया, लेकिन साथ साथ जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स है, यानी कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स रिलक्टेंट हैं, लेकिन जितनी मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है या ट्रेडिंग हो रही है वो पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक वे में हो रही है। साथ साथ आज के दिन भी 42,900 अबव क्लोजर होना, एक फ्लैट नोट विटनेस करना, रेंज बाउंड सिचुएशन होना और साथ साथ मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होना, इट मींस कि यहाँ पे चीजें जो है वो थोड़ा सा वेट एंड सी की पोजीशन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है और साथ साथ नेक्स्ट वीक से जैसे ही मार्केट का आगाज होगा तो मार्केट एक फुल स्विंग के साथ काफी अच्छे नंबर्स बेनिफिट कर पाएगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,880.1 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 43,014.6, लोअर वाज 42,865.38 एंड फाइनली क्लोजर 42,903.65। यू कैन सी दैट कि ये जो आज के नंबर्स हैं छोटे से स्पैन में ट्रेड किया है, जस्ट 300 के, और कंप्लीटली फ्लैट नोट देखा गया, 23.34 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली 153.12 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेंस हैं 14.58 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड 5.86 बिलियन रुपीस। एक अच्छी बात यह है कि पूरे हफ्ते के अंदर हमने 5 बिलियन से अबव ही वैल्यू देखी है मार्केट की, रेडी मार्केट की। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड करे हैं 0.07 के इजाफे के साथ, 1.45 पे क्लोजर, 25.62 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। हैश कॉल सेकंड स्कॉट पे 0.12 का गेन, 7.96 पे क्लोजर, 9.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TRG 0.22 का गेन, 147.16 पे क्लोजर। इट मींस के काफ़ी अरसे बाद TRG लाइमलाइट में देखे गए हैं। 9.1 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से, यानी कि माइक्रोस की तो बात करते हैं हम, डिफरेंट इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशन के हवाले से बात करते हैं। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है मुल्क के अंदर, इकोनॉमी के हालात कौन से चल रहे हैं, और साथ साथ क्या मैक्रोस के जो लेवल हैं वो राइट डायरेक्शन में हैं, नंबर्स क्या खुश आइन हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे, फ्यूचर पाकिस्तान का कैसा होगा, इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो बिजनेसेस कैसे होंगे, और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी की कल अनाउंसमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है, मार्केट कितनी ऑप्टिमिस्टिक है इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ जो प्रेडिक्शंस है यानी कि जो फोरकास्ट की जा रही है वो मार्केट और डिफरेंट एनालिटिकल व्यूज क्या मौजूद हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी, और साथ साथ आप एजुकेशनिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं परवेज मद्रासवाला साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। परवेज साहब, आप प्लीज़ बताइए कि इकॉनमी के हवाले से और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखें, आजकल जो हालात चल रहे हैं जिस हिसाब से मुल्क के और फाइनेंस के, और जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपको पता है कि आजकल काफ़ी उनकी सॉर्टीज़ इधर उधर चल रही हैं, ट्राइंग टू गेट सम मोर मनी फ्रॉम IMF और ट्राइंग टू गेट सम मोर मनी फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज़। और जो हमारी आजकल जो ड्यूज़ हैं, हमारे जो हमें बॉन्ड के हमें पेमेंट करनी है, एक बहुत बड़ा हमारे पर समझ लें कि एक तलवार लटकी हुई है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि वी विल पे ऑन टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, और अगर ये हो जाता है तो फिर हमारे लिए कुछ आसानियां आ जाती हैं और दुनिया में भी हमारी एक रिकग्निशन हुई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया है। और वैसे तो देखें, जिस भी कंडीशन में इस हुकूमत ने जो जैसा उनको मिला, मुल्क मिला, और उन्होंने उसको बाहर निकाला और जिस तरीके से चला रहे हैं, आई थिंक इट्स दे आर डूइंग गुड जॉब सो फार, यू नो। मगर ये है कि आगे जाके चैलेंजेस तो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एज यू सेड, क्योंकि हमारे पास, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इंपोर्ट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, मशीनरी को उन्होंने इंपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है, तो आगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके नंबर्स को हासिल करना
और फिर रेवेन्यू को आगे जो रेवेन्यू टारगेट को हासिल करना वो चैलेंजिंग है। बहरहाल फोरकास्ट इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है और लेट्स होप कि वो फोरकास्ट अचीव हो जाए तो आगे हमारे हालात और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि इस हालात में, इस कंडीशन में जो ये सारा सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके से फोरकास्ट आ रही है टारगेट अचीव करने की, आई थिंक इट्स ए गुड नंबर्स दे आर टारगेटिंग ऑन। दूसरा मैं यहाँ ये कहूँगा कि एक तो हमारी जो डेट रिपेमेंट, दूसरी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा हमें देखना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट देखें, क्योंकि अभी जो फ्लड्स आए थे इसके वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो आउटपुट है ना वो काफ़ी सफ़र हुई है। हमारी क्रॉप्स जो है ना वो डिले हो गई हैं, जो कि हमारी कैश क्रॉप है, ठीक है ना। कॉटन है, वीट है, फिर इसके बाद हमारी कैश क्रॉप में राइस आती है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारे पास राइस का स्टॉक होता है तो हम मार्केट में बेचते भी हैं। शुगर का भी हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे एक्सपोर्ट को नंबर्स को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा इनका एक पार्टिसिपेशन है। और फिर हमारी जो आगे गारमेंट्स, तो ये सारे इंडिकेटर्स तो हैं और सारी चीज़ें जाहिर बात है कि इस कंडीशन में उन चीज़ों को लेके चलना, गवर्नमेंट उसको चला रही है, पॉलिसीज़ भी दे रही है। एंड लेट्स सी कि कल क्या होता है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में। राइट मद्रास वाला साहब, आपने वेल डिफाइन और काफ़ी डिटेल इंट्रोडक्टरी कमेंट दिया है। सलमान साहब प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात करें। दूसरा ये कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है कल, क्या एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट क्या मौजूद है और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कम अज़ कम चंद महीनों से हमारे मुल्क में जो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर था, जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और उसके बाद इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग जो पाकिस्तान ने पेमेंट्स करना है डोनर्स को जी, जो तकरीबन एक साल में कोई अराउंड $30 बिलियन की पेमेंट हैं जो करना है। ये वो अनसर्टेनिटीज़ इस लिहाज से थी कि जो हालात हमारे रिज़र्व के इस वक्त हैं, और रिज़र्व तो इस वक्त तकरीबन $8 बिलियन के करीब स्टेट बैंक का है, और तकरीबन 6 या 7 बिलियन डॉलर्स जो है वो कमर्शियल बैंकों का है। तो अब $1 बिलियन की पेमेंट तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ड्यू है। इसमें 40% तकरीबन मल्टी नेशनल्स, जिसमें आपके आपका IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हमारे जो है बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत, जिसमें सऊदी अरब वगैरह और कतर और UAE हैं। तो जो बायलैटरल्स एग्रीमेंट्स हैं वो तो निगोसिएशन और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल हो सकते हैं, हमारे सारे दोस्त फ्रेंड्स हैं। इसी तरीके से जो IMF, वर्ल्ड बैंक है, उनसे बातचीत चल रही है और IMF के प्रोग्राम में भी है। लेकिन जो रिमेनिंग 10% के करीब जो कमर्शियल लोन है, जिसमें एक किस्त हम अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में देंगे, उसमें थोड़ा सा टफ है, टाइम हो सकता है, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो दोबारा थोड़ा सा अप्रिशिएट कर गया था। मैं समझता हूँ ये इंशाल्लाह ताला, जैसा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, वज़ारत ख़ज़ाना ने कई दफ़ा आके इस कॉन्फिडेंस का इज़हार किया है कि ये सारी पेमेंट हो जाएंगी। तो जैसे ही ये पेमेंट अगर हो जाती हैं अपने वक्त पे, जिसका इम्कान है, जब वज़ीर ख़ज़ाना कह चुके हैं और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, तो डॉलर जो है वो यकीनन दोबारा से गिरना शुरू हो जाएगा। और हम वेट कर रहे हैं इन चीज़ों का कि ये हो जाए जल्दी। यस, ये बिकॉज ऑफ दिस वन इंस्टॉलमेंट ये डॉलर दोबारा थोड़ा सा हुआ। इसमें स्पेकुलेशन है, कुछ र्यूमर्स हैं जिसकी वजह से, और अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो है वो अभी आधे घंटे में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। एक वन ऑफ द मेजर इशू, पॉलिटिकल फ्रंट पे चंद इशूज़ थे, जिसमें वन ऑफ द मेजर इशू अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 30 या मैक्सिमम 1 आवर में उसका ऐलान हो जाएगा, और वो पॉजिटिवली ही कंक्लूड होगा, और वो डिसाइडेड है। और ये भी एक अनसर्टेनिटी काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी। हुकूमत ने इसको बड़े टैक्टफुली इसको टैकल करते हुए और एक फाइनल स्टेज पर पहुंचा दिया, और ये जैसे ही इसका ऐलान होगा तो उसके बाद जो है अनसर्टेनिटी में काफ़ी कमी वाक़ई होगी। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो है हो सकता है करेंसी के रेट पर भी है। मॉनेटरी पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका 85% सर्वे जो हुआ, इसका इम्कान अनचेंज रहने का इम्कान है। मौजूदा हुकूमत की और इसहाक डार साहब का रिकॉर्ड है, ये हमेशा
पॉलिसी रेट को, क्योंकि ग्रोथ एंटी Minimize ग्रोथ करते हैं। होता है पॉलिसी रेट इसका बढ़ना, तो इसको हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल करा जाए, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करा जाए। कुछ वजूहात की वजह से अभी तक वो कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन वो पूरी कोशिश में है। जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होगी और जिस तरह से पाकिस्तान पेमेंट करेगा तो यकीनन डॉलर वीक होगा, और कल की उम्मीद जो है सबसे ज़्यादा वो अनचेंज रहने की ज़्यादा है, और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो है स्काई रॉकेटिंग जिसे हम कह सकते हैं, और हाईएस्ट इन द हिस्ट्री हमारे मुल्क में जो है वो इन्फ्लेशन, और पूरी दुनिया में, बहुत पूरी दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका समेत और इंग्लैंड समेत, जहाँ पे इन्फ्लेशन स्टिल इज़ वेरी हाई। तो लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी कंट्रोल हुआ है, और उम्मीद है कि कल जो अनाउंसमेंट होगी उसमें अनचेंज रखा जाएगा। तो दीगर जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मैंने बताया है, और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स चलिए, तो इंडिकेटर्स। नेक्स्ट वीक से मार्केट का रिएक्शन क्या होगा ये तो बता दें। पॉजिटिविटी, क्योंकि मार्केट बॉटम आउट तकरीबन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर चुकी है। खुदा ना खास्ता कोई बहुत बुरा इवेंट हो तो मार्केट यहाँ से वीक होगी, अदरवाइज मार्केट नहीं, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कोई अच्छा ट्रिगर हो तो वो ज़्यादा डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है, प्लस इसका पी रेशो बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत ही कम है। ऐसे मौक़ों पे जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है अच्छी पॉजिटिव, जैसे आर्मी चीफ की आएगी इंशाल्लाह, तो मार्केट यकीनन इस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। हाउएवर, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे जैसे कि इंटरेस्ट रेट और डॉलर में अगर जब भी हम थोड़ी सी भी चेंज देखेंगे पाकिस्तान के फेवर में, यकीन मार्केट जो है वो एटलीस्ट 50,000 होने में देर नहीं लगाएगी। चलें, वी आर वेटिंग फॉर इट। और बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस किया है। परवेज साहब, प्लीज़ आप भी बताइए कि आपने जिक्र किया कि हमारे लिए एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस अभी बहुत ज़रूरी है, शुगर और आपने राइस का जिक्र किया। शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त भी मांग रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पर शुगर केन का भी इशू आपने देखा था 3 days बिफोर, हमने ये थोड़ा सा विटनेस किया। तो यहाँ पे क्रशिंग के इशू भी इसलिए हो रहे हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त मांग रहे हैं, वो मुल्क में ज़्यादा हो गई है, इसका भी थोड़ा सा बताइए। और दूसरा ये कि राइस के हवाले से कल भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि अज़रबैजान ने जब इंपोर्ट कर रहा है राइस तो उसमें जो ड्यूटी थी वो एग्जाम कर दी है। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के लिए न्यू डोर्स तो ओपन हो रहे हैं, चाहें तो बहुत कुछ है यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली देखें, राइस की जो क्रॉप है ना वो एक्चुअली डिले हो गई हमारी ड्यू टू फ्लड्स। एक तो ये मसला था, क्योंकि उसकी कटाई वगैरह, उसकी जो राइस, हाँ वो, हाँ इन सिंध और दूसरे एरियाज़ में भी पर्टिकुलर, क्योंकि वो सारा जो है ना हमारा जो रेला आया था ना, तो उसकी वजह से हमारी कटाई डिले हो गई है, और फिर इसके बाद ये थोड़ा टाइम लग गया है। जो दूसरे एरियाज़ में हम थोड़ा एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा सा डिले आ गया है। एक्सपोर्ट में यही होता है कि आपका टाइमली जो है ना, आपको रेवेन्यू चाहिए होता है, आपको टाइमली रेवेन्यू चाहिए होती है, आपको टाइमली एक्सपोर्ट के टारगेट को मीट करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है तो वो थोड़े से डिलेज आ जाते हैं, तो जाहिर बात है। और फिर अगर शुगर की परमिशन मिल जाती है तो हमारे पास क्या है कि फार्मर्स को भी टाइमली उनको पैसे मिल जाएंगे। आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी नया क्रॉप लेके ना तो वो क्रशिंग शुरू कर देगी। अगर वो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो स्टॉक करके क्या करेंगे? देखें ना, जाहिर बात है कुछ तो उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि वो हमारे पास वो भी रेवेन्यू है, वो भी एक्सपोर्ट के हमारे पास नंबर्स में ऐड हो जाए। क्योंकि इस दफ़ा देखिए चैलेंजेस तो बहुत है ना हमारे पास मुल्क में, हमें चाहिए एक्सपोर्ट के नंबर्स चाहिए, हमें हर सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ठीक है ना। फुटबॉल तो हमने बेच दिए, मगर हमें दूसरे सेक्टर के भी एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है। तो अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई ये सारे एरियाज़ को देखना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि उनको क्या इंसेंटिव चाहिए, किस तरह से हम एक्सपोर्ट के नंबर्स को जल्दी से फ़ौरन हम बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ती है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर आपको नई क्रॉप डालनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको फ़ौरन से आप एक्शन लें ताकि एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ जाएं। कौन से एरिया नए जो मार्केट हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया नई मार्केट का, इस तरह से नई मार्केट को हमें टारगेट करना चाहिए ताकि हम वहाँ जाएं और हम उस नई मार्केट में देखें, उस मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बेच रहा है ना, वाई नॉट वी जस्ट गो डायरेक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग आवर प्रोडक्ट ऑल्सो, और उस मार्केट में हम अपनी एंट्री दें।
तो ये नई मार्केट को तलाश करना है। और यही एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है ना ये सारे उसमें आते हैं, ज़िम्रे में आते हैं कि भाई हमें देखना है लॉन्ग टर्म, कि नई मार्केट को देखना है, हमें नई इंडस्ट्री को देखना है, हमें नए एरियाज़ को फोकस करना है, और हमें सारी जो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना उसको एक्टिव करना है, ताकि हमारे नंबर्स बढ़ें, हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ें। जब तक देखें एक्सपोर्ट के नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास इस तरह से करेंसी का जो है ना प्रॉब्लम आता रहेगा, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो फिर हमारी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस। और आई होप कि भाई अगर गवर्नमेंट कल मॉनेटरी पॉलिसी में वही उसको मेंटेन रखती है तो इट्स अ गुड साइन मेरे ख्याल में। तो जो है ना जिस तरीके से आजकल इंडस्ट्री सफ़र करी है, उनको थोड़ा बहुत जो है ना उसमें रिलीफ देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अगर उनको 25 बिप्स भी डाउन कर दें तो यहाँ पर एक ट्रेंड शो हो जाएगा, बिल्कुल एक पॉजिटिव जाता है। देखें उसमें आपका स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। देखें इस किस्म की न्यूज़ होती है ना, जैसे आज बताया कि एक जो आधे घंटे में न्यूज़ आने वाली है, इस किस्म की न्यूज़, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में जो है ना वो आर्मी में चेंजेस होती हैं, किसी को दुनिया की स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास इस पाकिस्तान में हमारे पास ये होता है कि ऐसी न्यूज़ से भी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव जो है ना साइन वो ये है कि बिजनेस वाइज मैं कहता हूँ, ये तो देखें ये तो एक न्यूज़ है ना जिसके हम चाहते हैं कि एडवांटेज ले लेते हैं, मगर पॉजिटिव ये है कि आप अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ रिलीफ दे दें ना तो उससे आपके ये स्टॉक मार्केट के नंबर भी अच्छे होंगे, मार्केट में कॉन्फिडेंस जाएगा, इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस जाएगा, एक सॉलिड मैसेज जाएगा, लोगों को एक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखें, जो भी अगर बाइंग सेलिंग भी होती है ना, ट्रेडिंग भी होती है, या राइस वाला लेता है या वीट वाला लेता है, वो सारा चीज़ें जो है ना बैंक के साथ उनका एक सिलसिला जुड़ा होता है। इससे क्या होता है कि इनकी स्टॉक होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से वो फार्मर्स को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे माल लेके, और आगे एक्सपोर्ट के भी एवेन्यूज़ हमारे लिए खुल जाएंगे। तो आई होप कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो जाएं और विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले ले। और वैसे भी ये इसाक डार साहब ने आके बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि वी विल सेटल दिस 1 बिलियन पेमेंट, तो ये बहुत अच्छा बोल्ड स्टेप है। और उसके होने के बाद आई थिंक जैसा अभी बताया कि भाई उससे हमारा डॉलर का जो होगा थोड़ा बहुत उसमें रिवर्स गियर लगेगा और वी विल सी ए बेटर रेट्स इन नेक्स्ट फ्यू। डॉलर स्ट्रेंथन देख और रुपी स्ट्रेंथन देखेंगे, डॉलर की वीकनेस देखेंगे, राइट। सलमान साहब आप इसके ऊपर कमेंट करें कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन है ड्यूरिंग, अभी मैंने कुछ अरसे देखिए इस वीक के अंदर, वो थोड़ी सी अगेन फास्ट गियर में दिखाई दे रही है। 27-28 पे 227-228 पे रुपी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जैसे आपने कहा कि 1 महीने के अंदर हो सकता है, तो कितना कम होने का इम्कान है? देखें इशू ये था कि जो परसेप्शन इंडेक्स है वो अब 88% से शायद 90% से भी ज़्यादा हो गया था। यानी परसेप्शन मीन्स के लोगों का ये था कि शायद पाकिस्तान ये पेमेंट नहीं कर पाएगा और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर में दोबारा एप्रिसिएशन शुरू हुई थी। और उसकी कैलकुलेशन जैसे कि मैंने मुख्तसर बताई थी, थोड़ा सा मैं उसको और डिटेल में बता देता हूँ कि अराउंड कोई मोर देन 30 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा जो हमें इस साल हमने पेमेंट करनी है, जिसमें से अब चूँकि रिसेशन है दुनिया में तो हमारी रेमिटेंसेस पे फ़र्क पड़ा है। जब भी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है और रिसेशन होता है तो कुछ लोग खर्चे बढ़ा लेते हैं, बाहर कम पैसे भेजते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दूसरी मार्केटों में चले जाते हैं जहां बॉन्ड पे अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है बजाय पैसे। एक ये भी न्यूज़ थी ना कि उन्होंने जो एक प्रॉपर चैनल है उसके बजाय कोई और चैनल्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये रेमिटेंसेस कम होने की वजूहात आप बता रही हैं। वही वो दूसरा चैनल जो इलीगल चैनल है उसमें रेट बहुत अच्छे हैं, फ़ायदा है, वो भी है। प्लस बाहर पाकिस्तानी है तो आप क्यों यूज कर रहे हैं उसको, ये भी तो बात है ना। आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को बड़ा दिल में दर्द होता है जब वो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर ये क्यों 225 के 240 मिलेंगे तो फिर कोई वो दिल का दर्द खत्म हो गया। पाकिस्तान से मोहब्बत की तो बात होती है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक यूट्यूब वीडियो आप देखें। गवर्नेंस के इशूज हैं, इसको हुकूमत टैकल करना चाहिए, शायद कर भी रही है, जो कुछ कोशिश कर रही करना चाहिए, नंबर 1। फिर जब इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ा है, बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ गई तो लोगों की इन्वेस्टमेंट भी वहाँ हुई है, प्लस रिसेशन है, महंगाई है, लोगों के कारोबार में भी कमी आई है। तो ये सारे इम्पैक्ट मिलकर मुख्तसर ये कि रेमिटेंसेस कम हुई। मैं जहाँ जा रहा था वो ये थी
कि रेमिटेंसेस कम हुई तो अंदाज़ा है कि 10 से 12 अरब या 14 अरब डॉलर का एक गैप आएगा। तो वो गैप किस तरह पूरा करा जाता है कि पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों या सुकूक बॉन्ड को ले जाके सुकूक बॉन्ड इशू करते हैं या बैंकों से लोन लेते हैं कमर्शियली, यानी मार्केट में जाके भी हमें दे दो। बिकॉज ऑफ परसेप्शन इंडेक्स वो टफ थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ परसेप्शन इज अबव 80-85% राइट नाउ जो परसेप्शन इंडेक्स है। इसकी वजह से लगता है कि अगर पाकिस्तान सुकूक के लिए गया या कमर्शियल लोन के लिए गया तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ये कहाँ से सही होगा? जब $1 बिलियन की पेमेंट हो जाएगी तो परसेप्शन इंडेक्स यकीनन नीचे आएगा, जो बहुत नीचे था कुछ अर्से पहले। और जब ये नीचे आएगा तो पाकिस्तान को सहूलत हो जाएगी कि वो कमर्शियल लोन भी ले सकता है, पाकिस्तान जो है सुकूक बॉन्ड भी इशू करता है, तो वो गैप पूरा होगा और डॉलर मज़ीद डेप्रिशिएट करेगा। तो ये चैन मैंने बताई, आपको एक्सप्लेन करा है कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से डॉलर या करेंसी या ये एक प्रॉब्लम आया है। ये इंशाल्लाह ताला अगले महीने के शुरू में हमें कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा। हुकूमत की ज़बरदस्त कोशिशें, उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ का यहाँ विज़िट होना था जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को आना था, उनसे अच्छी एक रोल ओवर के अलावा डील भी होने की उम्मीद से वो आएंगे, वो फिर रिफाइनरी के हवाले से डेफिनेटली वो फिर आएंगे। इसके साथ साथ चाइना से भी है कुछ बातचीत, कतर से भी, मुख्तलिफ चीज़ें जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हम कहते हैं ये इसमें आते हैं, जो हमें उम्मीद है कि अगले महीने वो डेफिनेटली दोबारा से वो ऑनलाइन होंगे और वो जैसे मटेरियलाइज होते जाएंगे करेंसी भी कंट्रोल होती जाएगी और पाकिस्तान की ये जो एक खौफ है कि अभी पेमेंट नहीं कर सकता 30 अरब डॉलर की, वो दूर हो जाएगी। और वैसे तो IMF के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये वो कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम फ़िलहाल एक अनसर्टेनिटी फैक्टर की वजह से डॉलर में अप्रिसिएशन देख रहे हैं। राइट, वेल डिटेल्ड आपने बताया है। साथ साथ डॉलर के हवाले से हमारी जो एक परसेप्शन दिमाग में ही बिल्डअप हो जाता है ना, रूमर्स सुन के आप, तो वो भी आपने क्लियर कर दिए। परवेज साहब, इसके ऊपर आप बताइए कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट, अगर थोड़ा सा भी हमें ये एक ट्रेंड शो हो जाए कि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है तो ये बड़ा अच्छा सा कॉन्फिडेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिल्डअप होगा। क्या समझते हैं आप? इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, तो कैसे ग्रोथ मुमकिन होगी? जैसे कि सलमान साहब ने भी पहले कहा था। देखिए, मैं सलमान साहब की बात से ही शुरू करूंगा कि अगर हमारे पास इसकी जो बॉन्ड की पेमेंट के बाद, जो हमारी ये डेट पेमेंट के बाद अगर डॉलर थोड़ा बहुत पाकिस्तानी रुपी स्ट्रेंथन होता है तो एक तो ये इंडिकेटर है जी। दूसरा इंडिकेटर क्या है कि हमें वो मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ, ठीक है ना। एक ये रिलीफ मिलना चाहिए, एक वहाँ से रिलीफ मिलेगा। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस मार्केट में आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है ना लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग प्रोजेक्ट को होल्ड करके बैठे हुए थे वो दोबारा सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। देखिए ना, एक करेंसी पे आज जो है ना आप पैसे जो भी लगाते हो, देखें आप अभी कह रहे हैं कि बाहर से रेमिटेंस क्यों नहीं आ रही। रेमिटेंस इसलिए नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन जो है ना वो वीक होती जा रही है। आज जो आप पैसा बेचते हैं तो जो कहता है कि यार मैं 2 दिन के बाद बेचता हूं तो मुझे 2 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो एक वेट एंड सी के अंदर लगे होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई वो कोई दूसरे ज़रिए से भेज रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि वो वेट एंड सी में लगे रहते हैं कि आज मैं 220 का बेच रहा हूं, यार एक हफ्ता इंतजार कर लेता हूं, देखें 223 हो जाएगा, 3 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, यार एक हफ्ता बैठ जाता हूं 228 मिल जाएंगे। जो आजकल चल रहा है एवरी डे जो है ना फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ। तो जो भी भेजने वाला है भले वो $1000 भेजता है, वो कहता तो है ना कि यार व्हाई डोंट वी जस्ट वेट फॉर 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक, उसमें हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। इस वजह से ये डिले आता है। दूसरा क्या है कि अब आप देखेंगे भाई वेस्ट में आपके जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। अमेरिका में देखें इंटरेस्ट रेट, कनाडा में, आप यूके में देखें, तो उससे भी लोगों का क्या होता है कि वो क्या होता है कि वो अपना पैसा जो है ना वहाँ रोक के थोड़ा बहुत पार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। जो पहले जो जिस तरीके से वो भेजना चाहते थे पाकिस्तान, उन्होंने वहाँ पार्क करना शुरू कर दिया क्योंकि एक उनको वहाँ उनको बेनिफिट मिल गया, वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। और दूसरा ये कि करेंसी की सिक्योरिटी होगी, करेंसी डिवैल्यू नहीं होती है उनकी, वो करेंसी वहाँ पार्क भी पड़ी हुई है, उनको एक इंटरेस्ट भी मुनासिब मिल रहा है। तो हालांकि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा चीप है, हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, मौके हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर।
नहीं देखें, वो जाहिर बात है कि हर जो भी इन्वेस्टर होता है ना, वो एक लॉन्ग टर्म उसका विजन व्यू होता है। हम्म। वो एक शॉर्ट टर्म में नहीं देखता है कि कल क्या होगा और आज क्या है। राइट। वो जो भी इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म में ही देखता है। और आजकल जो जितने भी जो है ना $1000 के भी रेमिटेंस वाला है ना बाहर से, वो भी ये सोचता है कि यार एक हफ्ते के बाद भेज दूंगा, शायद 28 रुपए का हो जाएगा डॉलर। तो वो हर बंदा जो है ना उसकी कैलकुलेशन चल रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिलसिला चला हुआ है। बट सलमान साहब सेठ के भाई अगर दिसंबर में ये सारी पेमेंट हो जाती है तो उससे जो है ना ये रुकना शुरू हो जाएगा, पीछे रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रुकी हुई है वो फिर से हो जाएगी। थोड़ा सा जो मॉनेटरी पॉलिसी में रिलीफ मिल जाता है तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ेगा। मगर ये है कि हमारे पास डॉलर की कमी है। आजकल वैसे भी एलसियाँ नहीं खुल रही हैं, लोग वैसे ही परेशान हैं, ठीक है ना। रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री में मशीनों की एलसी रुकी हुई है। स्टेट बैंक के पास तकरीबन 7000 के ज़्यादा केसेस फंसे हुए हैं जो अप्रूवल के लिए हैं कि वो लोगों को अप्रूव दें, एलसी ओपन करें ताकि वो अपना सामान को मंगवाएं और रिलीज़ करें और आगे अपनी इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो पहिया चलाएं। तो वैसे भी ये आजकल अभी थोड़े से प्रॉब्लम आए हुए हैं। तो ये सारे जो है ना इनको मसलों को सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। अगर ये गवर्नमेंट ये सारे मसले सॉल्व कर देती है, 7000 जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उनको रिलीज़ कर देती है, तो क्यों नहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, क्यों नहीं ज़्यादा हम लोगों को हायर करेंगे, क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्यों नहीं गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ये सारी एक दूसरे से रिलेट कर रही है। तो हम तो यही है कि वेट एंड सी में लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि ये सारे जो हैं जो सलमान साहब ने कहे ये सारी चीज़ें हो जाएं अगले महीने, और हम देखें कि वापस से जो है ना नया सूरज देखें और आगे हम उसकी बुनियाद डालें। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही प्राइसेस। गोल्ड की पर तोला प्राइसेस 1,59,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,36,660 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट अराउंड $1,738.14, ऑयल WTI पर बैरल $77.25, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $84.3। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 247 रुपीज, सेलिंग वॉज 249.5, यूके पाउंड बाइंग रही 286.5, सेलिंग वॉज 289.3, यूएस डॉलर बाइंग रही 229 रुपीज, सेलिंग वॉज 231.25, एंड लास्टली चाइनीज यान बाइंग रही 31.27, सेलिंग वॉज 31.52। नेक्स्टली Saudi Riyal buying rahi 63.8, selling was 64.4, UAE dirham buying at 65.8, selling was 66.4, Kuwait dinar buying rahi 727.16, selling was 732.16, and lastly Omani Riyal buying rahi 582.02, selling was 586.52। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज की जो एक अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक लोअर नोट पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि $77 पे ट्रेड करना या $84 मिलियन पे ट्रेड करना। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस के जैसे जैसे कमी आएगी ऑयल प्राइसेस के प्राइसेस में, वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा तो हमारे पास जो एक बैगेज है वो कम होगा। तो सलमान साहब भी मौजूद हैं और परवेज साहब भी। सलमान साहब, ऑयल प्राइसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनली एक अच्छी न्यूज़ जो एक अरसे बाद हम देख रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इससे कैसे बेनिफिशरी होगा? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ड लक ये है कि डॉलर साथ साथ अप्रिशिएट कर गया, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान में जो इस वक्त तेल की कीमतें हैं पेट्रोल की, वो कम से कम 30-40 रुपये नीचे इस वक्त हो जाती। बदकिस्मती से साथ साथ डॉलर अप्रिशिएट कर गया तो वो मिटिगेट कर जाता है, बराबर कर देता है उस फ़ायदे को जो है। लेकिन हाउएवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक कि जड़ है ये तमाम बुराइयों की। कोई हम तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर का पर मंथ जो है हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो और डॉलर्स की पेमेंट होती है सारी, और इस वक्त सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें ऑयल की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये नीचे आना एक बड़ा खुश आइन है, और जितना ये नीचे आएगा उस लिहाज से कि डॉलर कम जाएंगे, लेकिन एक अवामुन्नास को जो फ़ायदा है वो उस सूरत में होगा कि डॉलर भी साथ साथ जो है डेप्रिशिएट करे, तो इसका फ़ायदा होगा। मगर ये एक अच्छी खबर है, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। न सिर्फ
क्रूड ऑयल प्राइस बल्कि दीगर कमोडिटीज़ भी जो है वो अपना पीक टच करके अब नीचे की तरफ आ रही हैं। ये एक और अच्छा ये जो साइन है। सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही थी रिफाइनरी के अंदर, तो ये भी तो एक बड़ी एक चार्म था इसका भी, वो इसलिए कि हम यहाँ पर रिफाइन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता कि यहाँ पे रिफाइनरी होती, तो ये भी एक बड़ा चीप ऑयल वे था हमारे लिए। यकीनन हमारा जो एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा खर्च हो जाता है रिफाइन करने में और इस सारे प्रोसेस में। और अगर पाकिस्तान में ही रिफाइनरी लग जाएगी, एक लेटेस्ट रिफाइनरी और जो मेयार के मुताबिक होगी, जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होगी यकीनन, तो हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा और हमारे इकोनॉमी के लिए जो है ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जब भी सऊदी क्राउन प्रिंस जो है पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, जो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले महीने उम्मीद है, तो यकीनन इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी। इसके साथ चाइना के भी इसी तरह की प्लानिंग है और ये सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हमारी मौजूदा जो फाइनेंशियल टीम है, जो भी इसहाक डार साहब को भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और कि किसी तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें मटेरियलाइज हों और उम्मीद है कि हो जाएगी। इसके साथ साथ जो एक अच्छी चीज़ है, IMF से जो निगोसिएशन शुरू हो चुकी है, जो पिछले वीक थोड़ी उसमें भी अनसर्टेनिटी आई थी, लेकिन अब वो स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ जो है IMF ने एक अच्छी चीज़ जो है, जो सैलाब की वजह से जो नुकसानात पाकिस्तान को हुए और जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान डिज़र्व करता है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया, जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान विजिट करके इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, दुनिया का ख़तरनाक तरीन सैलाब पाकिस्तान ने खराब हो गया, पूरा फेस किया, तो IMF ने अब उसको कहा है हुकूमत से कि उसके नुकसानात की तफसील दी जाए, हम उसको ऑडिट करेंगे। उसको हम फिर उसके बाद पाकिस्तान की डिमांड है कि हमें उसका एडवांटेज हमें मिलना चाहिए। हमारी जो भी टारगेट्स IMF ने फिक्स करे हैं वो सख्त हैं, रेवेन्यू टारगेट और बहुत सारे, उसमें हमें रियायत मिलनी चाहिए, हमें इंटरेस्ट रेट घटाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें बहुत सारी सहूलतें चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस फ्लड हमारी मईशत बुरी तरीके से मुतासर हुई है, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया है क्योंकि एग्रीकल्चर और फूड जो है मुकम्मल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने भी फरमाया था कि सारा एग्रीकल्चर, इसमें ख़ास तौर पर वेजिटेबल्स, पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुँचा है उसका। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में बढ़ रहा है, बहुत सारे मल्टीपल उसके डैमेजेस हैं जो हो रहे हैं। तो IMF अगर इस पर कुछ हमें रियायत देता है, कुछ सहूलतें देता है, इसका फ़ायदा भी आइंदा आने वाले दिनों में होगा। राइट। फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, पर वे सब फिस्कल डिसिप्लिन बिल्कुल डैमेज हो गया। जब गवर्नमेंट ने ये बजट दिया था तो उस वक्त कुछ चीज़ें रखी गई थी, सुपर टैक्स लगाया गया था कि चलें भाई इस चीज़ से मैनेज हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा ये टफ है, नेक्स्ट ईयर बड़ा अच्छा बजट होगा, ये चीज़ें। लेकिन एक इम्प्रॉम्प्टू फ्लड आ गया, बारिशें ज़्यादा हो गई और बारिशों का ही पानी था जो काफ़ी रिएक्ट कर गया। क्या समझते हैं आप कि ये फिस्कल डिसिप्लिन को कैसे मैनेज किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर जब बजट दिया जाएगा वो बड़ा डिसिप्लिन होगा? नहीं, ये देखें, सारे जो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर फ्लड आने के बाद जो सारा मसला आया है, हमारे जो टारगेट्स हम मीट नहीं कर सके, फिर हमारे साथ जो डिसिप्लिन जो हमारा डिस्टर्ब हुआ है, जो फाइनेंस का सारा, देखें ना, ये रेवेन्यू का डिसिप्लिन नहीं होता है ना कि आपने एक रेवेन्यू के टारगेट्स दिए होते हैं कि हम इतने टारगेट हम अचीव करेंगे, इतनी हमारी प्रोडक्शन होगी, इतनी हमारी एग्रीकल्चर होगी, बताते हैं, मैक्सिमम हो जाता है। हाँ, तो ये सारा हमारा अपसाइड डाउन हो गया ना सारा, ठीक है ना। अब ये मसले ही आ गए कि अब इसको किस तरह से रिकवर किया जाए। इसका रिकवरी तो देखें जो हमारे बस में होगा, जो हमारी फाइनेंस टीम के बस में होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम वो तो डिप्लॉय करेंगे, मगर देखें ना, हमें दुनिया को भी समझना चाहिए, IMF को भी समझना चाहिए, हमारे जो लैंडर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई एक जो मुल्क है वो वैसे ही टूट चुका है ड्यू टू फ्लड, तो अब उनसे रिकवरी के जो टारगेट्स हैं ना, थोड़े से उनको माइल्ड कर दें या थोड़ा सा उनको रियायत दें या उनको थोड़ा सा टाइम तो दें ना, स्पेस तो दें, ताकि हम वो पीछे से रिकवर हो। और दूसरा, हमें उनका डैमेज जो है ना, जो दुनिया के पोल्यूशन, जिन्होंने दुनिया ने वेस्टर्न कंट्रीज ने जो पोल्यूशन किया और उसका डैमेज हमें यहाँ पाकिस्तान में हुआ, तो उसका हमें वो दें, कंपनसेशन दें। तो वी डिजर्व द कंपनसेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए राइटफुली। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा जो डेट है
उसके अंदर मैं समझता हूँ या तो 100% नहीं तो 50% तो Waive उसके off अंदर होना हमें चाहिए। वेव ऑफ करना चाहिए। और आगे जो कंडीशंस जो हैं उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। और आगे हमें दूसरा हमें खड़ा होने के लिए हमें सॉफ्ट लोन्स देनी चाहिए ताकि हम आगे जाएं और हमारी बिल्कुल। इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे उसको वापस से लगा दें। दूसरा मैं नहीं तो वो उसकी जो लॉस एंड डैमेज फंड जो कि पहली बार इस कॉप 27 एजेंडे में डिस्कस किया गया है, उसी को हर साल होना चाहिए, क्योंकि हर साल अभी तो हमने इस ईयर इतना ज़्यादा डैमेज जो है वो बर्दाश्त किया, अगले साल पता नहीं क्या हो। ये भी तो आप देखें ना, क्लाइमेट तो चेंज हुआ ही है ना। देखें, ये तो आपने जब इस दफ़ा बारिशें हुई तो लोगों ने फोरकास्ट कर लिया था और दुनिया में सारे जो डिबेट्स हो रही थी कि अगले साल इससे ज़्यादा तबाही आएगी। Exactly, अल्लाह ना यही। करे, अल्लाह ना करे। मगर देखें, ये सारा ये तो है ही ना, खुदाई आफत है। और ये सारा के नेचर से जो आप खेलते हैं ना, तो उसकी वजह से ये सारा जो इम्पैक्ट है ना वो हमारी तरफ आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो हार्डली 4% जो है ना वो इस सारी जो पोल्यूशन का जो है ना 0.04, right. 0.04 इसमें है। तो पाकिस्तान तो मिनिमम पोल्यूटर की लिस्ट में आता है। अब जो मैक्सिमम पोल्यूटर हैं जिन्होंने फायदा उठाया है और जिन्होंने सारा का Exactly. मलबा जो है ना हमारे ऊपर डाल दिया है, तो उनको कुछ ना कुछ तो हमें देना We are चाहिए ना paying the कंपनसेशन। cost. और- अच्छा, उसमें COP 24 में अभी तक कोई नंबर्स नहीं आए हैं। जी। तो ठीक है ना, अब हमें जो है ना ये है कि हमारी गवर्नमेंट को वो एस्टिमेट्स जो है ना वो उनको देने पड़ेंगे। और बॉल पार्ट तो यही है कि भाई आप इसको ऐसा करें कि जो हमारे अभी ड्यूज हैं उसको पूरा वेव ऑफ कर दें या करवाएं, या उनको बोलें कि उसको कंपनसेट करें या 50% करें। और आगे जो है ना उन कंट्री को पाबंद करें कि हमें सॉफ्ट लोन दें ताकि हम हमारी इकोनॉमी को खड़ा कर सकें और आगे इस तरह के हालात से निपटने के लिए हम तैयारी कर सकें और हमें उस किस्म के लिए सॉफ्ट लोन दें, जब भी हम आगे बढ़ सकेंगे। वरना ये तो हर साल इस तरह से फ्लड आएगा, हम फिर आगे जाने के बजाय फिर पीछे आ जाएंगे। तो ये तो फिर मामले का हल नहीं है। तो ये तो किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्रीज को जो बिग पोल्यूटर्स इस बात की तो आप बिल्कुल वजाहत यहाँ पर होना ज़रूरी है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इनकी कोशिशें रंग लाई हैं। पहली बार COP 27 में ये लॉस एंड डैमेज जो फंड है ये एजेंडा का पार्ट बना है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, अदरवाइज ऐसा कोई एजेंडा में पार्टिसिपेशन कभी नहीं हुई। तो ये तो हम कह सकते हैं कि इस साल जो ये कोशिश हुई है तो नेक्स्ट टाइम इसका यकीनन कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। देखें, वो तो जब सेक्रेटरी जनरल आए थे यहाँ, वो हाँ। इतना टाइम गुजारा उन्होंने और एक एक जगह पे जहाज में गए तो उन्होंने खुद देखा ना, सीइंग इज बिलीविंग। उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान में ये हालात आए, लोगों को जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से डिस्प्लेस हुए हुए, तो देखें ये सारी चीज़ें दुनिया देख रही है, उन्होंने तो आके देखा ऑन द ग्राउंड। तो और दूसरा ये कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फॉरेन मिनिस्ट्री कि उन्होंने ये सारा जो है ना इस इशू को आगे तक ले गए और उसको एजेंडे का हिस्सा बनाया। वरना अगर हम इसको सीरियस ना लेते और हम छोड़ देते तो शायद ये चीज़ हमें मिलती ना। तो अब आई होप कि ये अब एजेंडे का हिस्सा बन गया है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है और आई होप कि अब जो रिकग्नाइज होने के बाद हमें उसका कंपनसेशन भी प्रॉपरली मिलना चाहिए। अच्छा, मैं ऑयल की प्राइसेस पे थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ऑयल की प्राइसेस में तो ये है कि देखें हमारे पास रिफाइनरीज तो हैं मगर उनकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो हमें और मजीद रिफाइनरी चाहिए। पाकिस्तान चाहिए सर, हैं तो, लेकिन वो बहुत कम है कैपेसिटी के साथ साथ, वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमें और रिफाइनरी चाहिए। ये तो एक रिफाइनरी है, हमें मजीद और इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जो कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है तो दूसरी कंट्रीज भी आएंगी, कतर भी आएगा, सऊदी भी आएगा और दूसरी कंट्रीज भी आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी। और देखें, रिफाइनरी लगेगी तो इसको टाइम लगेगा, ये नहीं सोचेंगे कि भाई एक महीने के अंदर चुटकी बजा के नेक्स्ट डे जो है ना प्रोडक्शन हो जाएगी। और हमें ये थोड़ा टाइम गुजारना पड़ेगा इसी तरह से और हमें रिफाइंड ऑयल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और आई होप कि भाई हमें ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो पॉजिटिव साइन आएंगे और दूसरे इन्वेस्टमेंट भी आएंगे इस तरीके से पाकिस्तान। राइट, सलमान साहब बड़ा डिटेल परवेज साहब ने बताया है। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग किसी भी चीज़ की करते हैं तो उसके नताइज अच्छे आते हैं। जब आप प्लानिंग से काम करते हैं तो हर चीज़ डिसाइडेड होती है, टाइम के साथ उसके नताइज आते हैं, जैसे इसके CPEC के हवाले से हुआ। लेकिन जब प्लानिंग में या फिर टाइम में डिले हो जाते हैं तो फिर उनकी कॉस्ट और उनका जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या समझते हैं आप, अगर थोड़ा सा चाइना और कतर की बात करें तो चाइना और कतर का एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें उन्होंने 20 साल के लिए LNG को लाइन अप कर लिया अपने लिए।
हमें भी प्लानिंग करके अब अपना वक्त आ गया कि विजन सेट करें, जैसे विजन 2030 सऊदीया ने कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबने अपने अपने लिए कोई ना कोई काम कर लिया है, तो हमें भी कुछ 15 साल 20 साल के लिए कोई प्लानिंग तो चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी साइन करना पड़ेगा और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को साइडलाइन करके हमें मईशत पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ऐसे होता रहा है कि जो माशी फैसले हैं वो थ्रू पॉलिटिकल फ्रंट हल करे गए, जो किसी तौर पे भी सूट नहीं करते। मसलन किस मुल्क से दोस्ती रखना है, किससे नहीं रखना है, या कौन सा कारोबार शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, बहुत सारे फैसले होते हैं। वो अगर थ्रू इकोनॉमिक फ्रंट हो, बहुत सारे हमारे मुल्क में काबिल लोगों की कमी नहीं है, इनसे मशवरा करा जाए, इनसे पूछा जाए कि हम ये इंडस्ट्री लगाते हैं या कौन से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ से करें, या इसकी इंपोर्ट को कर्टेल करना है तो हमारी इंडस्ट्री कैसे लगेगी। ये इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की प्लानिंग की ज़रूरत है। और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब मूव करेंगे, हम टारगेटेड और प्रोफेशनल एक अच्छी टीम बना के जो हमें एक टारगेट देगी और एक सही सिमत की तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट को लेकर जाएगी, तो यकीनन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होता जाएगा, डॉलर की डिमांड कम होती जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, डॉलर वाफर मकदार में होंगे। इंशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। सिर्फ इस एक पॉइंट पर अगर हम सब मुत्तफिक हो जाएं, एक इकोनॉमिक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, तय कर लें कि जो पॉलिसी होगी 15-20 साल चलेगी, कोई उसे टच नहीं करेगा। उसके साथ साथ कर लें, उसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर लें, सबट्रैक्ट ना करें, जितनी भी नाराजगी हो, बट जो पॉलिसी तय हो जाएगी उसको कोई टच नहीं करेगा। अपने आप सियासत के लिहाज से लड़ाई झगड़े करें, जो करें, बट इकोनॉमी की तरफ कतई नहीं आएंगे। भाई एक पॉलिसी बन गई है, ये इस तरह से ही होना है और उसको फॉलो करें। क्योंकि जब आपकी मार्केट बड़ी अच्छी जा रही होती है, समटाइम्स हम बोल रहे होते हैं मार्केट बड़ी, आप बोलते हैं आइडियल मार्केट है, बहुत अच्छी है, यही रिदम रहे तो मार्केट बड़े बड़े अच्छे नंबर जो है वो ले लेगी। लेकिन होता क्या है कि जरा सी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होती है या कोई अनस्टेबिलिटी या फिर कोई हम कह सकते हैं कि धरना प्रोटेस्ट अनाउंस हो जाता है, ये बिल्कुल एक शैटर कर देता है। ये सारी चीज़ें उसमें साइन होंगी कि कुछ भी हो, इकोनॉमी को पूरी दुनिया में ये होता है, इंडिया में, बांग्लादेश में भी अब, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो होता ही होता है कि वहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चलती हैं, इलेक्शन भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मईशत वैसे की वैसे ही चलती है और वो इसलिए वो तरक्की पर है। तो सबसे बड़े जो है चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी हमें साइन करना होगा। इन तमाम फैसले जो है वो थ्रू पॉलिटिकल फ्रंट होंगे, मईशत को मद्देनज़र रखे होंगे, किस मुल्क से हमें ताल्लुकात नहीं रखना, मईशत को मद्देनज़र रख के करा जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने किसी और वजह से किसी ताल्लुकात जनाब ख़राब कर लिए और वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। तो काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं, सिर्फ एक इस नुक्ते पर हम जो है मुत्तफिक हो जाए तो गुंजाइश बहुत है अपग्रेडेशन की, अगर हो जाए तो। क्या कहेंगे परवेज साहब, टेक्नोलॉजी एक पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन देखा जा रहा है, लेकिन अभी अभी हमने न्यूज़ सुनी है कुछ ऐसे एक बाइंग देखी गई है सोशल मीडिया की, और यहाँ पर सोशल मीडिया जब ख़रीदा गया तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हमारे नेबरिंग कंट्री के भी हटा दिए। तो टेक्नोलॉजी देखने में तो बहुत अच्छा है और हमारे लिए एक ग्रोथ के चांसेस मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रॉबैक्स भी हैं, उसको फोकस करके बिजनेसेस कैसे बढ़ाए जाएं? देखिए, पहले तो इसका जवाब, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ी वेरी हॉट टॉपिक है, मगर पहले मैं इनको ये कहूँगा कि जो हमारी चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ना, उसके अंदर हमें ये भी चाहिए कि जो हर साल बजट आता है ना, उसके अंदर वो जो चेंजेस आती है ना जी, इंपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस आती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस आती हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो 5 साल या 10 साल के लिए फ्रीज कर दे उनको, ताकि जो भी बाहर से इन्वेस्टर आए, जो भी जॉइंट वेंचर आए, उसको पता हो कि भाई, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना 1 साल में नहीं लगती। आज जो ये इस साल का जो बजट आएगा, अगले साल के बजट तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, फंक्शनल नहीं होगी। देखें, टाइम लगता है उसको, आज जो इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आप 5 साल या 10 साल के लिए उसको फ्रीज कर देंगे तो कोई भी इन्वेस्टर आएगा और यह इन्वेस्ट करेगा, रादर देन आप हर साल उसकी चेंज करेंगे, हर साल नया पॉलिसी आएगी, तो वो फिर जो है ना, फिर सारा क्या करा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें ये क्यों हुआ है, इसकी भी एक वजह है। देखें, कोविड के ज़माने में जो है ना हर चीज़ जो है थी ना ऑनलाइन थी,
आप मोबाइल पे ऑनलाइन देखते थे, पीपल वर यूजिंग मोर ऑनलाइन, सब सारे मोबाइल पे बैठे होते थे, ऑनलाइन सिस्टम पे बैठे हुए ऑर्डरिंग कर रहे थे और फेसबुक पे और ये वो। मगर अब कोविड के बाद अब हम फिजिकल एनवायरनमेंट में फिर से आ गए हैं, तो जाहिर बात है कि आपके जो रेवेन्यूज थे मार्केटिंग के, एडवर्टीजमेंट के, वो ड्रॉप होना शुरू हो गए। जब वो ड्रॉप होना शुरू हो गए तो वो सारी बात है कि उसके ड्रॉबैक्स आएंगे। तो वो जो स्टाफ था और जो उनके पास जो ओवर स्टाफिंग थी, वो उनको करेक्शन तो आनी ही आनी थी। और देखें, ये टेक्नोलॉजी में हमेशा होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो रेवेन्यू बेस्ड होती है। वो पहले अपने जो है ना बॉटम लाइन नहीं देखते, ग्रीन या रेड को नहीं देखते, वो रेवेन्यूज को पहले देखते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो है ना बिजनेस को बढ़ाओ, बाद में देखेंगे उसको कि भाई किस तरीके से हमें प्रॉफिट कमाना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो भी कंपनी आएगी उसके अंदर ये होता है, ये उनका सिस्टम होता है और ये हुआ है ये हालात को देखते हुए आजकल। वेल, थैंक यू सो मच परवेज साहब, यहाँ मौजूद थे। सलमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के प्रोग्राम में हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन की, जो कि हमारी नीड भी है और हमारी क्या क्या अभी रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजंस लिए जाएं, चीज़ों को यानी कि मईशत को, हमारी इकॉनमी को देखते हुए लिए जाएँ। तो ये भी हमारे गेस्ट का भी एनालिसिस था और साथ साथ कल मॉनेटरी अनाउंसमेंट होगी, ऑब्वियसली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।